पार्ट 2 का मॉड्यूल एक्सपोज किया गया पुलिस द्वारा। ये एक बड़ा एक्सपोजे है। अब से बस कुछ ही क्षणों में इसके पूरे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे और अब से करीब आधे घंटे बाद आतंक के खिलाफ मोदी पावर, वो डिटेल्स भी आप तक पहुंचाएंगे। और सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान के उस आतंकी मॉड्यूल के बारे में जिसके बारे में जब आपको पूरे डिटेल्स मिलेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर ये पता नहीं चल पाता तो अनर्थ हो जाता। भारत में फिर से 26/11 जैसा एक और आतंकी हमला हो सकता था, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उस आतंकी मॉड्यूल को एक्सपोज कर दिया। हमारी आज की सबसे बड़ी खबर है, दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र को दहलाने की एक बड़ी साजिश थी जिसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर, 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। सारे आतंकवादियों की गिरफ्तारी आज ही हुई है और इन 6 आतंकियों में से 2 आतंकियों की ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान में हुई है। अब ये 2 आतंकी पाकिस्तान में कैसे पहुंचे ये भी हम आपको डिटेल में बताते हैं। ये 2 आतंकी हवाई जहाज से पहले लखनऊ से मस्कट गए और उसके बाद मस्कट से बोट के जरिए पाकिस्तान पहुंचे। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने 26/11 की तर्ज पर भारत के 3 राज्यों में हमले का ये प्लान बनाया था। नवरात्र और रामलीला में एक बड़े धमाके की साजिश इनके द्वारा रची गई थी और ये आतंकी साजिश रची गई थी किसके इशारे पर? ये साजिश रची गई थी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और दाऊद इब्राहिम के इशारे पर। इस पूरी प्लानिंग में दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम एक बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा था। देखिए, हम आतंकी की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और साथ ही आपको ये भी बता रहे हैं कैसे ISI और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर भारत के खिलाफ ये बड़ी साजिश रची थी। तो आतंकी हमले की साजिश पर ये जी न्यूज़ पर बड़ा खुलासा आप देख रहे हैं। बार बार आपको बता रहे हैं ISI और दाऊद के इशारे पर इस टेरर मॉड्यूल को तैयार किया गया था। इसके टारगेट पर क्या था वो आपको बताते हैं 20 सेकंड्स के भीतर। टेरर मॉड्यूल के टारगेट पर थे नवरात्र, इन आतंकियों के टारगेट पर थी रामलीला, इन आतंकियों के टारगेट पर थे अगले साल होने वाले यूपी चुनाव और इन आतंकियों के टारगेट पर थे 3 राज्यों, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। पाकिस्तान की साजिश, बहुत बड़ा खुलासा। पकड़ा गया ओसामा, पकड़ा गया जिशान। आतंकिस्तान के नापाक टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने देश में आतंकी हमले की साजिश को लेकर बहुत बड़ा खुलासा किया है। दिल्ली पुलिस के इस खुलासे में पाकिस्तान के टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से 6 आतंकवादियों की गिरफ्तारी की, जिसमें से एक का नाम ओसामा है और दूसरे का नाम जिशान है। 2 मॉड्यूल थे, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो कि प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, जिनमें से 2 ओसामा और जिशान, जिनको ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा गया था, और उसके अलावा जो दूसरा मॉड्यूल था जिसकी मदद अंडरवर्ल्ड कर रहा था, यानी कि जो दाऊद इब्राहिम वहां पर बैठा हुआ है और उसका जो भाई है अनीस, वो इस पूरे मॉड्यूल की मदद कर रहा था। यानी कि जो एक्सप्लोसिव पहुंचाना है, जो लोकल सपोर्ट देना है, यानी कि टारगेट जो है जहां पर टारगेट करना है, वो सारी जो तमाम जगह हैं वो कोऑर्डिनेट तरीके से जो एग्जीक्यूट करने वाले आतंकी हैं उनको बतानी थी। एक मल्टी स्टेट ऑपरेशन में हमने 6 लोगों को गिरफ्तार करा है। खास बात इसमें यह है कि इन 6 में 2 आदमी ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान में जाकर अभी इसी साल ट्रेनिंग कर वापस आए हैं। केंद्रीय एजेंसी से हमें एक इनपुट मिला था कि भारत के कुछ प्रमुख शहरों में कुछ आतंकी घटनाएं करने की एक साजिश हो रही है, जो कि बॉर्डर के उस पार से है। इस सीरियस इनपुट को देखते हुए दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक खास टीम कॉन्स्टिट्यूट करी, जो डीसीपी प्रमोद खुशवाहा के सुपरविजन में थी और एसीपी हृदय भूषण और ललित जोशी के अंडर ये टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई।
इन गिरफ्तार आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए और कड़ाई से पूछताछ हुई तो पता चला कि इन्हें पाकिस्तान में टेरर की ट्रेनिंग दी गई थी। अब सुनिए इसके आगे की जानकारी जो और भी ज्यादा हैरान करने वाली है। गिरफ्तार 2 आतंकवादियों के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन का पता चला है, यानी आईएसआई और अंडरवर्ल्ड के मॉड्यूल का भी यहाँ पर खुलासा हुआ है। जिशान और ओसामा ये दोनों पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर यहाँ पर पहुंचे थे और आने वाले जो उत्तर प्रदेश में चुनाव थे उस चुनाव को लेकर ये विस्फोट करने की प्लानिंग कर रहे थे। उससे पहले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने इनके जो मंसूबे थे उसे नाकाम कर दिया। इनके पास से आईईडी और कुछ विस्फोटक बरामद हुए हैं और इसको लगता है बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। इन आतंकियों से पूछताछ में ये भी जानकारी हाथ लगी है कि पकड़े गए ये आतंकवादी पूरे देश में आतंकी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में थे, सीरियल धमाके की योजना बना रहे थे, टारगेट किलिंग का खौफनाक प्लान भी बनाया गया था। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। आपको हम अपनी इस रिपोर्ट में पहले ही जानकारी दे चुके हैं कि ये आतंकवादी दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र से पकड़े गए हैं, यानी देश की राजधानी समेत इन 3 राज्यों पर आतंकी हमले का अंदेशा था और दिल्ली पुलिस की सतर्कता से पाकिस्तान प्रायोजित ये बहुत बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली से राजू राज और जितेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपको जल्दी बता देते हैं, आईएसआई कंपनी की ये बहुत बड़ी साजिश, इसमें दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम इसकी प्लानिंग में शामिल, और साथ ही अनीस का काम क्या था? अनीस इब्राहिम का काम था लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करना। अंडरवर्ल्ड के जरिए आतंकियों को फंडिंग की जानी थी। साथ ही 2 आतंकी मस्कट के रास्ते नाव से पाकिस्तान गए थे। इनके नाम जिशान और ओसामा है, जिन्हें पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। बॉर्डर के उस पास से बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करा गया है, क्योंकि इसमें बिल्कुल स्पष्ट तौर पे देखा जा रहा है कि 2 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। एक टीम थी जो कि अंडरवर्ल्ड के हवाले की गई थी, जिसे कि वहाँ पे दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम कोऑर्डिनेट कर रहा था। इस टीम का काम था कि जो वहाँ से फायर आर्म और एक्सप्लोजिव आएंगे उनको ठीक से सुरक्षित तौर पे बॉर्डर के पार कराकर भारत के विभिन्न शहरों में इनको कंसील करके रखना, जब इनका इस्तेमाल होना उससे पहले तक। और दूसरा काम, ये जो अंडरवर्ल्ड वाली टीम थी, इसका काम था कि फंडिंग ऑर्गेनाइज करना हवाला के थ्रू। इसमें जो हमने अभी जो समीर आदमी अरेस्ट करा है और दूसरा जो यूपी में लाला नाम का आदमी अरेस्ट हुआ है, ये लोग इसी अंडरवर्ल्ड वाली ग्रुप के पार्ट थे। और इसी खबर के सभी पहलुओं पर और डिटेल में बात करने के लिए मेरे कई सहयोगी इस वक्त साथ में हैं। जितेंद्र शर्मा नोएडा से हमारे साथ हैं, नीरज कौर दिल्ली से हमारे साथ है, विशाल पांडे लखनऊ से हमारे साथ है। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तारी की गई है उसे डिटेल को लेकर, और साथ ही मुंबई से मेरे सहयोगी अंकुर त्यागी हमारे साथ है। लेकिन सबसे पहले जितेंद्र शर्मा, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, ऐसा एक्शन जिससे एक बड़े अनर्थ को रोका गया, लेकिन एक बार फिर से आईएसआई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम, उसका भाई अनीस इब्राहिम भारत के खिलाफ किस तरह से बड़ी साजिश रच रहे हैं, उसे लेकर यह बड़ा खुलासा।
बिल्कुल सही कहा आपने अदिति, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ी साजिश थी उसको अंजाम तक पहुंचने से पहले ही जो भारत की सुरक्षा एजेंसीज हैं उन्होंने रोक लिया है, क्योंकि दो आतंकी जो ओसामा और जिशान जो मस्कट के रास्ते पाकिस्तान पहुंचे थे, वहां पर उन दोनों को पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने ट्रेनिंग दी है भारत में आतंकी हमला करने के लिए। इसके साथ ही जो भारत के अंदर जो मौजूद हैं अंडरवर्ल्ड के जितने जो स्लीपर सेल्स हैं या उनके साथ काम करने वाले हैं और जो सीधे दाऊद के भाई अनीस के सीधे संपर्क में है, समीर और मूलचंद, इन दोनों को गिरफ्तार किया है, जो कि दोनों अंडरवर्ल्ड के कहने पर भारत में इन ट्रेंड आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाले थे। कुल 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं इसमें। एक जो कि राजस्थान के कोटा से दिल्ली आ रहा था, समीर जो कि अनीस इब्राहिम जो कि दाऊद इब्राहिम का भाई है उसका सीधा भारत के अंदर हैंडलर था, उसका जो साथी है मूलचंद उसे रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा 2 आतंकी ओसामा और अबू बकर, इन दोनों को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, सराय रोहिला, सराय काले खां और साथ साथ जामिया इलाके से। और इसके अलावा 2 आतंकियों को लखनऊ और प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया है। मूलचंद जो कि समीर जो कि अनीस इब्राहिम के कहने पर यहाँ पर लोकल हैंडलर था और जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देना था, लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसमें आईईडी, आरडीएक्स और जो वेपन्स हैं, इसके अलावा हैंड ग्रेनेड है जो आतंकी हमला करने के लिए इस्तेमाल किए जाने थे, वो समीर के साथ अनीस इब्राहिम के कहने पर मूलचंद के पास रायबरेली में छिपे हुए थे, क्योंकि खास हिदायत दी गई थी कि 2 ग्रुप हैं जो कि एक आतंकी वारदात करेगा और जो अंडरवर्ल्ड है वो सीधे तौर पर लॉजिस्टिक सपोर्ट जो कि पाकिस्तान से हथियार, गोला बारूद और वेपन आएंगे उनको सेफ कस्टडी में रखना है और जब समय आएगा तब इन आतंकियों को प्रोवाइड कराना है ताकि देश में अलग अलग हिस्सों में बड़ी आतंकी वारदात को ये अंजाम दे सके। वेल कोऑर्डिनेटेड ये एक्शन किया गया था सिक्योरिटी एजेंसियों का, जिसमें महाराष्ट्र पुलिस थी, यूपी की एटीएस थी और दिल्ली पुलिस थी। वेल कोऑर्डिनेटेड प्लान में इन 6 आतंकियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारे साथ है विशाल पांडे। यूपी एटीएस द्वारा गिरफ्तारी, निशाने पर उत्तर प्रदेश के चुनाव, और क्या डिटेल्स सामने आ रही है? देखिए अदिति, यूपी पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के मुताबिक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उत्तर प्रदेश में जो इस पूरे मामले से जुड़े हुए थे। लाला मूलचंद जो कि रायबरेली का था, मोहम्मद आमिर आलमबाग लखनऊ से और जिशान करैली प्रयागराज से। और इन सभी को आईएसआई की ट्रेनिंग मिली थी यूपी पुलिस के मुताबिक। और ये एक पूरा ऑपरेशन था यूपी पुलिस का, दिल्ली पुलिस का, महाराष्ट्र पुलिस का, क्योंकि जो पता चला है प्रयागराज से एक लाइव आईईडी भी बरामद हुआ था पुलिस को, जिसे अभी डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी जानकारी यूपी पुलिस ने दी है। क्योंकि एक ये पूरा लंबा चेन था और इसके तार अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए थे। पाकिस्तान से ये लोग ट्रेनिंग लेकर लौटे थे, सबके अलग अलग काम बांटे गए थे, जो जानकारी मिल रही है। और खासतौर पर क्योंकि अभी आने वाले दिनों में त्योहार कई बड़े होने हैं, अयोध्या में दिवाली का एक बड़ा आयोजन होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उस आयोजन में जा सकते हैं, नवरात्रि, रामलीला, दशहरा और उसके बाद यूपी के विधानसभा चुनाव, इन सब चीजों को लेकर काफी सतर्कता बढ़ती जा रही है। और किसी बड़े अंजाम से पहले ही यहां पर जो हमारी देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं, पुलिस है, उन्होंने इसको पूरे मामले को पकड़ लिया है। 3 गिरफ्तारियां उत्तर प्रदेश से हुई हैं। ये जिस तरीके से एक्सपोज किया गया है, ये पूरा ऑपरेशन चलाया गया है पुलिस द्वारा, ये उनकी तैयारियों के बारे में बहुत कुछ कहता है। ये बहुत बड़ी खबर है और इसीलिए आप अपने स्क्रीन पर इस समय मेरे 4 सहयोगियों को देख रहे हैं। हम इस खबर से जुड़े हर पहलू को आप तक समझाने की, पहुंचाने की यहां पर हमारे सहयोगियों के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं। किस तरह से इस देश को दहलाने की साजिश की गई थी। अंकुर त्यागी, मुंबई आपके पास आना चाहती हूं। 1993 के बाद शायद ये पहला मौका होगा जब इस तरीके से खुलकर अंडरवर्ल्ड का आतंकी वारदात से इस तरह से कनेक्शन या इस साजिश से कनेक्शन सामने आ रहा है। बिल्कुल अदिति, बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। जब हमने मुंबई हमले देखे थे उनमें साफ तौर पे लॉजिस्टिक्स का ही काम डी कंपनी का रहा था, दाऊद कंपनी का रहा था। और दाऊद पूरे जो गैंग में पूरे लॉजिस्टिक्स को संभालने की जिम्मेदारी तब दाऊद ने संभाली थी। और इस बार ये पहली बार ऑफिशियल, तब से लेके अभी तक इसके बाद भी कई सारी घटनाएं घटी हैं, लेकिन ये पहली बार ऑफिशियली कोई जांच एजेंसी सामने आकर ये बात कह रही है कि ये जो प्लानिंग हो रही थी इसमें दाऊद कंपनी का भी एक बहुत अहम रोल है। अगेन वही लॉजिस्टिक्स का जिसमें मेंशन किया गया है।
और ये जो पूरा एक और इंटरेस्टिंग एंगल है, तो ये लॉजिस्टिक्स वाली बात जो भी जितेंद्र भी बार बार दोहरा रहे हैं, और हमने दिल्ली पुलिस को भी इस बात को कई बार कहते हुए सुना। 26/11 जैसे हमले को दोहराने की कोशिश थी, क्योंकि अगर डिटेल्स में हम जाएं तो जिस तरह से मस्कट से नाव के रास्ते दोनों आतंकी जिन्हें ट्रेन किया जा रहा था पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्वारा, वो नाव के रास्ते गए, और 26/11 के हमले को भी जो पाकिस्तान ट्रेंड आतंकी थे, पाकिस्तानी आतंकी थे, उन्होंने नाव के रास्ते ही मुंबई वो पहुंचे थे और आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। देखिए, आप ये यकीन मानिए, दाऊद यहाँ पर भले ही भारत में नहीं रहता हो, वो कई साल पहले छोड़ के जा चुका है, लेकिन आज भी उसका नेटवर्क ऐसा है जिसको स्लीपर सेल भी कह सकते हैं आप, या फिर आप कहिए दाऊद के गुर्गे जिसको कह सकते हैं, चाहे वो उगाही एक्सटॉर्शन का धंधा हो, या फिर किसी को धमकी देने का हो, या फिर हत्या करवाने का हो। और अब जो टेररिज्म में एक बार फिर नाम सामने आया है दाऊद का, उसका ये नेटवर्क जो है वो बेहद मजबूत माना जाता है। आज भी जो मुंबई से जुड़ी हुई या महाराष्ट्र पुलिस से जुड़ी हुई जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, वो मानती हैं कि दाऊद भले ही अब सड़कों पे उस तरह के एनकाउंटर नहीं होते हैं, लेकिन दाऊद का आज भी इतना मजबूत नेटवर्क है जिसके जरिए वो इस तरह के लॉजिस्टिक्स की एक पूरी सप्लाई चेन मुहैया करवा सकता है, और वो करवा भी रहा है। अब ये बात दिल्ली स्पेशल पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस और खुलासे के बाद क्लियर हो चुकी है। और ये सिर्फ मुंबई या महाराष्ट्र तक नहीं है, ये यूपी, बिहार, इसका पश्चिम बंगाल एक बहुत बड़ा देश का हिस्सा आता है जो दाऊद के इस नेटवर्क चेन का हिस्सा है। और यही अब आपने दाऊद के नेटवर्क का हिस्सा होने की बात कही है, तो नीरज गौड़, इसका अगला सवाल अब यही होगा कि 6 गिरफ्तारियां हो गई हैं, लेकिन अब आगे क्या? कितनी और गिरफ्तारियां मुमकिन हैं, और राज्यों तक ये जो नेटवर्क था ये फैला हुआ था जिसका जिक्र अभी अंकुर त्यागी कर रहे हैं, क्या कह रही है पुलिस? देखिए अदिति, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने बताया कि बड़े हमले की साजिश को अंजाम देना था, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 6 लोगों का काम ये नहीं हो सकता है, इसमें और भी लोग इसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं पुलिस का ये कहना है कि इन 6 से लगातार पूछताछ की जाएगी, उसके साथ में ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत इनको आमने सामने बिठा करके जब पूछताछ होगी तो इसमें और भी लोगों का नाम सामने आएगा। और उनका ये भी कहना है कि आने वाले दिनों में इसमें बड़े खुलासे और हो सकते हैं, और लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं और आतंकियों की जो गिरफ्तारियां हैं जो कि भारत में छुपे हुए हैं, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। और मैं आपको इसमें एक अपडेट बताऊं कि इनके पास से 2 आईईडी बरामद हुए हैं और 2 हैंड ग्रेनेड जो कि इनके पास से बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह भी निकलकर सामने है कि इसमें 1 किलो आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान भारत में हमले के दौरान हो सकता था, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया कि आने वाले जो त्योहार हैं वो उनके निशाने पर थे। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि उत्तर प्रदेश में त्योहारों का जिक्र किया नीरज गौड़ यहाँ पर, और यही सवाल है जितेंद्र, यही सवाल है मेरा जितेंद्र आपसे कि नवरात्र निशाने पर होना, रामलीला यानी दशहरा निशाने पर होना, यूपी इलेक्शंस निशाने पर होना, क्या कुल मिलाकर यह माना जाए कि ये सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी, दंगा कराने की कोशिश थी? और दूसरी बात, जब हम दाऊद इब्राहिम की बात करते हैं जिसे लेकर पाकिस्तान लगातार डिनायल में रहा, पाकिस्तान एक बार फिर से बेनकाब हो गया। देखिए अदिति, जो पाकिस्तान आईएसआई एजेंसी ने जो ये प्लानिंग रची थी वो बड़ी सोच समझ कर रची थी। जो भारत के अंदर आतंकी हमले किए जाने थे, ये टाइमिंग, अगर आप इस पूरी टाइमिंग को देखिए तो पिछले 2 साल से भारत में कोई भी त्यौहार नहीं मनाया गया, क्योंकि कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस थी, पूरी तरह से बंद था। लेकिन ये पहला समय था जब 2 साल के बाद लोग आने वाले दिनों में त्यौहार मनाने जा रहे थे, और इसके साथ ही यूपी के अंदर चुनाव होने वाले थे, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में आपकी काफ़ी बड़ी आबादी वहाँ पर रहती है। तो ये जो मौका था, इसको बिल्कुल आईएसआई ने प्लानिंग के तहत चुना है, जब यहाँ पर त्योहारों का निशाना बनाया जाना था, और साथ साथ चुनाव के दौरान जो रैलियाँ होनी थी उस दौरान टारगेट किया जाना था। इसके लिए बाकायदा टारगेट चुने गए थे, बाकायदा अंडरवर्ल्ड की मदद ली जा रही थी। इसमें 2 लोगों को यहाँ से चुन करके मस्कट के रास्ते पाकिस्तान बुलाया गया, जिनको बाकायदा पाकिस्तानी आर्मी के जब्बार और हमजा नाम के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने जिशान और ओसामा को इस बात की ट्रेनिंग दी कि किस तरह से आतंकी वारदात करनी है, किस तरह से बम बनाना है, और किस तरह से जो लोकल एक्सप्लोसिव है जो कि आसपास मिलता है उसके जरिए किस तरह से एक्सप्लोसिव बनाना है और किस तरह से टारगेट किलिंग करनी है। इसके अलावा जो दाऊद इब्राहिम का भाई है मोहम्मद अनीस, उसके जरिए यहाँ पर लॉजिस्टिक सपोर्ट थी, जो कि यहाँ पर प्रयागराज में जो मूलचंद है, समीर का जो साथी है अनीस के कहने पर, उसने अपने यहाँ पर छिपा कर रखा हुआ था, ताकि
ताकि आने वाले समय में जब समय आएगा तब त्योहारों के समय और रैली के समय इन एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया जाना था। तो जो पूरी जो टाइमिंग थी वो सही समय पर लेकर के चुनी गई थी। आने वाले त्योहार और चुनावों को लेकर के ये प्लानिंग रची गई थी, जिसको समय रहते जो है एजेंसियों ने पकड़ लिया है। एक्सप्लोसिव्स की बात की जितेंद्र, विशाल इटालियन पिस्टल की भी जानकारी सामने आ रही है। टारगेट किलिंग के लिहाज से इसे बहुत अहम बताया जा रहा है। एक बड़े हमले की तैयारी थी। बिल्कुल अदिति, अभी तक जो जानकारी मिल रही है यूपी पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसमें काफ़ी चीज़ें पुलिस ने बरामद की है और तीनों से पूछताछ लगातार जारी है, जो कि उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किए गए हैं। और इनकी प्लानिंग बहुत बड़ी थी, जैसा कि जितेंद्र जी बता रहे थे। ये त्यौहार 2 सालों बाद भारत में के बड़े स्तर पर अलग अलग जगह मनाने की तैयारी है और ये पूरा ISI की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से एक वेल प्लान्ड किया गया था और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। समय रहते हुए इन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है और इसकी पूरी जानकारी साझा भी की जा रही है। और इनके साथ देखिए प्रयागराज में जो लाइव IED बरामद हुआ है उसे डिफ्यूज करने की कोशिश की जा रही है। यूपी पुलिस ने इसकी जानकारी दी है ADG लॉ एंड ऑर्डर ने। तो आप समझिए जब प्रयागराज जैसे शहरों में लाइव IED बरामद हो रहे हैं तो इनकी तैयारी किस लेवल की हो सकती है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो त्योहार है, अगर हम देखें 3 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित दौरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर जा सकते हैं। उसके बाद वाराणसी में देव दिवाली का आयोजन होता है। तो ये जो पूरे इलाके हैं प्रयागराज के आसपास के, रायबरेली और लखनऊ, क्योंकि 4 जिलों में छापेमारी की गई थी यूपी ATS और यूपी पुलिस के द्वारा, जिसमें रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बड़े आतंकी हमला को अंजाम देने की तैयारी थी। अंकुर त्यागी 6 आतंकियों की गिरफ्तारी की बात की जा रही है। 2 जो है वो पाकिस्तान द्वारा ट्रेंड है। मुंबई पुलिस क्या कह रही है, वहां पर इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स क्या कह रही है, खास तौर पर दाऊद को लेकर? देखिए फिलहाल अभी जो महाराष्ट्र ATS का रोल है वो बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से जो मुंबई और महाराष्ट्र का जो मॉड्यूल है उसकी पूरी जो जानकारी होती है, अक्सर 2 तरह की एजेंसी जिस पे काम करती हैं। एक तो मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है उसका अपना एक नेटवर्क है जिसमें कई सारे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी शामिल हैं। अभी भी फिलहाल एक वो इस तरह का इनका एक सिस्टम काम करता है। दूसरा, महाराष्ट्र ATS की यहाँ पे जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र में और मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में जो ISI का मॉड्यूल हो या दाऊद का जो मॉड्यूल हो, उन उनकी निगाह रखना, उनके बारे में जानकारी रखना, ये पूरा काम ATS का है। फिलहाल ये दोनों एजेंसीज आपस में कोऑर्डिनेट भी कर रही हैं, इनके ऑफिसर्स आपस में बात भी कर रहे हैं, जानकारी बता रहे हैं। जैसे मुंबई का कनेक्शन निकल के आया है, एक आरोपी का मुंबई के सोशल नगर उसका एड्रेस बताया जाता है। उसके जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनके बारे में फिलहाल छानबीन का काम इस वक्त चल रहा है और जल्दी ही यहाँ से आपको और भी कई सारी ऐसी लिंक या इनसे जुड़े हुए जो नेटवर्क से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी मिल जाएगी। लेकिन फिलहाल आपसे भी समझना चाहती हूँ जल्दी, क्योंकि मैं इस खबर के हर पहलू को अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहती हूँ। ज़ीशान और उसामा की बात जो की जा रही है, इन्हें मस्कट तक पहुंचाने वाला कैसे पहुंचाया गया और ये जो 6 जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये कैसे इंटरकनेक्टेड है? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने बताया कि जो कि इसमें ओसामा और ज़ीशान हैं वो बिल्कुल भारत के रास्ते गए मस्कट और मस्कट से बाय शिप के जरिए गए पाकिस्तान। तो ये जो पूरा इनका नेटवर्क है, किन लोगों ने इनकी मदद की है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और कैसे कैसे इनकी मदद हुई है, कैसे कैसे इनके पास फंड पहुंचा वहां तक जाने के लिए, ये तमाम बातें हैं जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस का कहना है कि अभी इसमें तफ्तीश चल रही है। उनसे लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आने वाले दिनों में इसमें बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि देश की जो कि खुफिया एजेंसियां हैं उनको पिछले काफी दिनों से ऐसे जानकारी मिल रही थी कि भारत में बड़े हमले की साजिश को अंजाम दिए जाना है। तो ऐसे इनपुट मिलते हैं जिसके बाद में ये जानकारी जो है दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को शेयर की जाती है। उसके बाद में इस पूरे टेरर जो कि मॉड्यूल है इसको बस्ट किया जाता है। लेकिन आने वाले दिन में इसमें खुलासे होंगे और इसमें बताया जा रहा है कि इसमें और भी लोग शामिल हैं, क्योंकि ये 6 जो कि आतंकी हैं इसमें जो कि इनका रोल है, इसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जो कि इसमें शामिल हैं, जो कि इनको जो कि सपोर्ट कर रहे थे और जिनको सपोर्ट करना भी था। ठीक है, एक बड़ा नेटवर्क था। जितेंद्र शर्मा, कुल मिलाकर पाकिस्तान में फार्म हाउस में रखे जाते हैं ज़ीशान, उसामा, ट्रेनिंग दी जाती है पाकिस्तानी ऑफिसर्स द्वारा। दाऊद इब्राहिम का बैठा है पाकिस्तान में। एक्सपोज तो पाकिस्तान हो रहा है और भारत के खिलाफ किस तरह से साजिश रच रहा है, मल्टीपल फ्रंट्स खोलने की कोशिश है।
बिल्कुल सही कहा आपने अदिति कि जो आईएसआई है वहाँ पर ये पूरा जो नेटवर्क है वो चला रही है, और जो भारत से निकले हुए जो गैंग है जो वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जिनको उन्होंने पनाह दे रखी है, अलग अलग गैंग है, जिसमें सबसे बड़ा जो है दाऊद इब्राहिम है, जिसके यहाँ पर काफ़ी अच्छा नेटवर्क है, अभी भी मौजूद है, क्योंकि चाहे वो मुंबई हो या फिर भारत के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर उसका अभी भी अच्छा नेटवर्क मौजूद है, जो कि उसके लिए काम करने को हमेशा तैयार रहते हैं। तो उस नेटवर्क का फ़ायदा उठा करके आईएसआई यहाँ पर आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है। ये बात बिल्कुल साफ है कि जो इस समय जो टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है उसको पाकिस्तान ने प्लान किया था। जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है उसने प्लान किया था। बाकायदा 2 लोगों को भारत से मस्कट के रास्ते पाकिस्तान बुला करके उनको ट्रेनिंग दी गई है, और उसके अलावा जो दाऊद का जो गैंग है उसके जरिए लॉजिस्टिक सपोर्ट दे करके भारत के अंदर बड़े आतंकी हमले करने की योजना बनाई जा रही थी। तो पाकिस्तान इसमें पूरी तरह से बेनकाब हो गया, और ये एक बार फिर बात ये साबित हो गई है कि पाकिस्तान भारत में लगातार नए नए तरीकों से आतंकी वारदात को अंजाम देने की कोशिश में लगा हुआ है, चाहे वो किसी तरह से भारत के ही जो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको वो रिक्रूट करके आतंकी वारदात देने की कोशिश कर रहे हैं। जितेंद्र शर्मा, विशाल पांडे, नीरज गौड़ और अंकुर त्यागी, फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जी न्यूज़ पर लगातार डिटेल में हम आपको बता रहे हैं किस तरह से एक बड़ी साजिश थी दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र को दहलाने की। नवरात्र, रामलीला, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चुनाव निशाने पर थे आतंकियों के। 26/11 की तर्ज पर ही हमले की प्लानिंग की गई थी। मस्कट से कैसे नाव के माध्यम से ज़ीशान और उसामा, 2 आतंकी, उन्हें पाकिस्तान ले जाया गया, ट्रेनिंग दी गई, और भारत भेजकर किस तरह से आतंकी हमले को अंजाम दिया जाना था उसे वक्त रहते ही दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने एक्सपोज कर दिया, इस पूरे रैकेट को अनर्थ कर दिया। नमस्कार, देशहित में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे की। प्रधानमंत्री मोदी 22 सितंबर को देर रात अमेरिका पहुंचेंगे। अमेरिका में प्रधानमंत्री पहले क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे और इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रधानमंत्री को भाषण देना है। माना जा रहा है कि ये दौरा आतंकवाद के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी की ग्लोबल लीडर की छवि को और मजबूत करेगा। इससे पहले भी अमेरिका की धरती से प्रधानमंत्री मोदी आतंक के खिलाफ संदेश दे चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद आतंकवाद के बढ़े हुए खतरे को देखते हुए अमेरिका से दिया गया संदेश पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद दुनिया भर के आतंकवादी संगठन जोश में हैं। आतंक के जो चेहरे कल तक छिप छिप कर अपनी जान बचा रहे थे वो खुलकर सामने आने लगे हैं और दुनिया के लिए घोषित आतंकवादी अब एक देश की सरकार चलाने के लिए तैयार हैं। ये स्थितियां दुनिया में आतंकवाद की जड़ों के तेजी से फैलने के लिए बेहद अनुकूल और आतंकवाद से लड़ाई के लिए बेहद प्रतिकूल नजर आ रही हैं, क्योंकि दुनिया ने देखा सुपर पावर अमेरिका को भी अफगानिस्तान से हार कर लौटना पड़ा। ऐसे में आतंकवाद का खतरा अफगानिस्तान के आसपास मौजूद देशों को नहीं बल्कि दुनिया के लिए बड़ा सिरदर्द बन सकता है। और आतंकी इस्लाहट के बीच भारत आतंकवाद के खिलाफ विश्वगुरु की भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। अफगानिस्तान में जारी उठापटक के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं और 24 सितंबर से शुरू होने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की रणनीति में निर्णायक भूमिका निभा सकता है।
अफगानिस्तान में तालिबान का राज आने के बाद पूरी दुनिया इस बात से सशंकित है कि अगर आतंकवाद का विस्तार बढ़ता चला गया तो इसकी चपेट में हर कोई आएगा, इसकी चपेट में हर मुल्क आएगा, हर देश आएगा। अमेरिका से लेके रूस तक हर मुल्क, हर देश इस बात को लेके चिंतित है कि आतंकवाद को विस्तार के लिए एक बड़ी जमीन मिल गई है और उस जमीन का नाम है अफगानिस्तान। साथ साथ पाकिस्तान भी दुनिया के लिए एक बड़ा चिंता का विषय है और ऐसे में भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार है और प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिकी दौरा इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए पहला कदम है। जिस वक्त प्रधानमंत्री अमेरिका में होंगे, जब वो बायलैटरल्स मीटिंग के साथ क्वाड की मीटिंग में भी रहेंगे और साथ साथ UNGA को भी संबोधित करेंगे, उस दौरान मैं खुद अमेरिका में रहूंगा और प्रधानमंत्री के दौरे से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं आखिर क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा आतंकवाद के खिलाफ दुनिया की रणनीति में एक मील का पत्थर साबित होने वाला है और क्या होगी इस दौरे की रूपरेखा। 22 सितंबर को देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। 23 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन से मुलाकात होगी। 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री क्वाड देशों की मीटिंग में हिस्सा लेंगे। 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देंगे। 22 सितंबर की देर रात प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन पहुंचेंगे। क्वाड ग्रुप की बैठक और UNGA में भाषण के अलावा प्रधानमंत्री US प्रेसिडेंट जो बाइडेन से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री की योजना क्वाड ग्रुप के जो सहयोगी देश हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की भी है। लेकिन इन सारी मीटिंग्स का केंद्र, इन सारी मीटिंग्स में फोकस एक बात पर सबसे ज्यादा होगा और वो है आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चिंता है। आतंकवाद सारी मानवता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं। आतंक के खिलाफ बड़े और कड़े फैसले लेने के लिए तैयार रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी अमेरिका की धरती से आतंकवाद के खिलाफ दुनिया से एक साथ आने की अपील कर चुके हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि आतंकवाद के खिलाफ और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी जाए। अफगानिस्तान में बदली परिस्थितियों के बाद तमाम आतंकवादी संगठनों के मजबूत होने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में तैयारी उन देशों को भी करनी है जिन पर आतंकवाद का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात के बाद आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया को संदेश मिलना तय है। मोदी और बाइडेन की जो मीटिंग होगी उसमें आतंक नंबर 1 टॉपिक नहीं होगा। नंबर 1 तो होगा पहले अफगानिस्तान। अब हाँ, अफगानिस्तान के मल्टीपल डायमेंशंस हैं और उन्हीं डायमेंशंस को लेकर के आतंक का हिस्सा भी आ जाएगा और उन्हीं डायमेंशंस को लेकर पाकिस्तान का हिस्सा भी आ जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर वो दुनिया के नेताओं के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान पर भी चर्चा कर सकते हैं। भारत की कोशिश अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए दुनिया को एकजुट करने की है। वहीं तालिबान की मदद करने वाले पाकिस्तान पर अमेरिका की नाराजगी भारी पड़ सकती है, क्योंकि अमेरिका अब पाकिस्तान से पिछले 20 साल का हिसाब लेने की तैयारी कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में होंगे तो आतंक के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में जो देश सबसे बड़ा रोड़ा बन रहे हैं उनका भी हिसाब होगा और इस लिस्ट में पाकिस्तान सबसे ऊपर नजर आता है। काबुल पर तालिबान के कब्जे के पीछे पाकिस्तान की भूमिका दुनिया से छिपी नहीं है। अमेरिका को अफगानिस्तान से बेआबरू होकर बाहर निकलना पड़ा तो इसके पीछे भी पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। और अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान से उसकी सारी खताओं का हिसाब चाहती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा इसमें भी बड़ी भूमिका निभा सकता है। आतंकवाद से 20 साल जंग लड़ने के बाद अमेरिका अफगानिस्तान से वापस आ गया है और पूरी दुनिया इसे अमेरिका की हार मान रही है। वो ये मान रही है कि अमेरिका खाली हाथ वहां से वापस आ गया है। लेकिन अमेरिका ये मानता है कि आतंकवाद की इस पूरी लड़ाई में अफगानिस्तान से बड़ा विलेन अब पाकिस्तान है। और प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिका अब यह संदेश देना शुरू कर चुका है कि 20 सालों का हिसाब अब पाकिस्तान को भी देना होगा। चलिए अब हम आपको समझाते हैं आखिरकार क्यों और कैसे पाकिस्तान के और बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। पाकिस्तान से सबसे अधिक नाराज अमेरिका है, जिसे अफगानिस्तान में उसकी वजह से अपमान का घूंट पीना पड़ा और अमेरिका की ये नाराजगी उसके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के संसद में दिए बयान से भी नजर आ रही है। एंटनी ब्लिंकन ने अमेरिकी संसद में पाकिस्तान पर बोलते हुए कहा, पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान के मसले में शामिल रहा, तालिबान के लोगों को पनाह देने में भी वो शामिल रहा। पाकिस्तान ने पिछले 20 साल में जिस तरह का रोल प्ले किया और आने वाले वक्त में वो किस भूमिका में होगा, इस सब की समीक्षा की जाएगी। अमेरिका पाकिस्तान से अपने संबंधों की भी समीक्षा करेगा। यानी तालिबान का साथ देना अब पाकिस्तान को भारी पड़ने वाला है और अमेरिका अफगानिस्तान से निकलने के बाद पाकिस्तान का पूरा हिसाब करना चाहता है। इसका असर FATF की ग्रे लिस्ट में पहले से मौजूद पाकिस्तान की स्थिति को और खराब कर सकता है, क्योंकि भारत भी आतंक पर पाकिस्तान की पोल खोल जरूर करेगा। 2-3 चीजें निकल के आ सकती हैं मोदी और बाइडेन की मीटिंग से कॉन्क्रीट। एक तो है कि जो पाकिस्तान के अगेंस्ट जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रतिक्रिया चल रही है उसको बढ़ाया जाए। देखिए, बार बार पाकिस्तान बच जाता है कह करके कि भाई मैं तो अभी कुछ इंप्रूवमेंट कर रहा हूं अपनी मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम्स में या डिटेक्शन में, क्योंकि FATF का रोल तो है कि बैंकिंग के जरिए आतंक का पैसा ट्रांसफर ना हो। बेसिक चीज ये करती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब पाकिस्तान के बैंकों से इन आतंकियों के अकाउंट तो चल ही रहे हैं, अब उन अकाउंट्स को बंद करना और पाकिस्तान का बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग होना कि वो आतंकियों के अकाउंट खुलने ना दे और उनको ऑपरेट ना करने दे, इस पे कड़ी से कड़ी सख्ती लगनी चाहिए। इसके अलावा अफगानिस्तान में तालिबान के शासन के बाद आम अफगानियों की बुरी स्थिति पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा कर सकते हैं। इस वक्त अफगानिस्तान में लोग विस्थापन, तालिबान के प्रतिबंधों के साथ साथ गरीबी और भूखमरी झेल रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों की मदद के लिए भी एकजुट करने में भूमिका निभा सकते हैं। आतंकवाद के अलावा अफगानिस्तान में पैदा हुए नए हालात, वहां पैदा हुई नई परिस्थितियां भी प्रधानमंत्री मोदी के मीटिंग्स का बड़ा हिस्सा हो सकती हैं, वो बड़ा विषय हो सकती हैं जिस पे डिस्कशंस होंगे। और साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री ये भी कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान की मदद के लिए दुनिया के बाकी देश जो एक साथ आना चाहते हैं उन्हें एक साथ लाने की रणनीति को आगे बढ़ाया जा सके और उसे मूर्त रूप दिया जा सके। और अगर मोदी का ये मिशन, मोदी का ये प्लान अफगानिस्तान की मदद के लिए काम कर जाता है, जिसमें तमाम देश एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आके खड़े हो जाते हैं अफगानिस्तान की मदद के लिए, तो ये अफगानिस्तान के बेबस लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। भारत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले ही इस मुद्दे को उठाना भी शुरू कर दिया है। भारत ने ऐलान किया है वो अफगानिस्तान की मदद जारी रखेगा और दुनिया भी मुसीबत में फंसे अफगान लोगों की मदद करे। India is willing to stand by the Afghan people
just as in the past. To ensure that this happens speedily and effectively, we believe that the international community must come together to create the best possible enabling environment. भारत पिछले 10 साल से लगातार अफगानिस्तान की मदद कर रहा है। अफगानिस्तान में भारत के विकास कार्यों को जारी रखने की बात तालिबान की ओर से भी कही जा रही है। भारत के लिए अफगानिस्तान की मानवीय आधार पर मदद कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। मोदी जी जब बाइडेन से मिलेंगे, अफगानिस्तान को लेकर ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए 2 एंगल निकल सकते हैं। एक तो सबसे न्यूट्रल, सबसे पॉजिटिव, नॉन कंट्रोवर्शियल, वो है मेडिसिन और दवाइयाँ। भारत दुनिया का फार्मास्यूटिकल जायंट है, अमेरिका भी जानती है और अमेरिका मदद फाइनेंशियल देने वाली है, यूएन देने वाला है। तो भारत मेडिसिन और दवाइयाँ कंट्रीब्यूट कर सकता है अफगानिस्तान के लिए, अफगानिस्तान के बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, सबके लिए। दूसरा पॉइंट जो रेस किया जा सकता है, वो डिपेंड करता है, वो ये है कि अफगानिस्तान की लड़कियों और बच्चियों के लिए यूएन की पीस कीपिंग फोर्स लाई जाए।